काठमांडू एयरपोर्ट। रॉयल नेपाल एयरलाइंस के जहाज ने ठीक 4 बजे रनवे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। उस वक्त मैं हकीकतन डरा हुआ था। खौफ की लहरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही थी। मेरी नजरें एयरपोर्ट बिल्डिंग के कोने से दूसरे कोने तक लगी हुई थी। हर लम्हे यही ख्याल गुजरता कि अब पुलिस की जीप नमूदार होगी, पायलट जहाज को टैक्सी वे पर ही रोक लेगा और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। अगरचे ऐसे मरहले पहले भी कई बार मुझ पर गुजर चुके थे, लेकिन 3.5 साल मुसलसल जिंदगी और मौत का खेल खेलते खेलते मैं अब जहनी तौर पर टूट फूट चुका था। और अब तो बात यहाँ तक आन पहुंची थी कि एक तरफ आजादी, अपना वतन, अपना घर और घर वाले, और दूसरी तरफ 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ अजियतनाक मौत। और इन दोनों के बीच महज चंद मिनट का फर्क था, सिर्फ चंद मिनट। किस्मत ने जिंदगी की बाजी खेलते हुए मुझे हमेशा 3 इक्के दिए, लेकिन हर बार तो 3 इक्के नहीं मिलते, और अब तो ये आखिरी दाव था। अगर बाजी उल्टी पड़ी तो खौफ की लहर ने मुझे एक झटका दिया। मैंने आंखें बंद कर ली और सब कुछ उस कादिर मुतलक पर छोड़ दिया जिसकी ताकत और कुदरत की कोई हद नहीं। इंसान इसके सिवा कर भी क्या सकता है। इंसानी जद्दोजहद की एक हद होती है और उसके बाद वो महज मजबूर, लाचार और तलबगार होता है रब्बुल जलाल वल इकराम की रजा का। मुझ पर एक गुनूदगी सी छा गई थी। अचानक एयर होस्टेस की मधुर आवाज मुझे गुनूदगी से बाहर ले आई। सेफ्टी बेल्ट खोलने और सिगरेट पीने की इजाजत मिल गई थी। मैंने सिगरेट निकाल कर सुलगाया और एक लंबा कश लिया। जहाज हिमालय की बर्फपोश चोटियों को नीचे छोड़ता हुआ बुलंद हो रहा था। माउंट एवरेस्ट की चोटी दाएं तरफ दिखाई दे रही थी। जहाज के अक्सर मुसाफिर ये चोटी देखने के लिए जहाज की इस जानिब की खिड़कियों की तरफ चले आए थे, लेकिन मेरा जहन सिगरेट के धुएं के मरगूलों के साथ माजी की तरफ जा रहा था। 3.5 साल, 1185 दिन, और इन 1185 दिनों में बीते हुए अनगिनत वाकयात एक तेज रफ्तार फिल्म की तरह मेरे जहन के पर्दे से गुजर गए। जल्द ही पहाड़ खत्म हो गए। एयर होस्टेस ने बताया कि अब हम बांग्लादेश के ऊपर से गुजर रहे हैं और दरियाए करनाफली का डेल्टा हमारे नीचे है। दर्जनों पार्टों में तकसीम डेल्टा मीलों तक फैला हुआ था और शाम के ढलते हुए सूरज की तिरछी शुआओं ने दरियाए करनाफली की इन दर्जनों शाखों में एक आग सी लगा रखी थी। शायद ऐसे ही किसी मंजर के फरेब नजर ने शेख मुजीबुर रहमान को मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करके बांग्लादेश बनाने के लिए हमार देश, तमार देश, सनार देश कहने पर मजबूर किया था। लेकिन ये तो महज अक्स था, फरेब नजर था जिसे सच समझकर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत को 2 लख्त कर दिया गया। उस वक्त बांग्लादेश बने कई साल बीत चुके थे, लेकिन मशरकी पाकिस्तान के लिए लफ्ज बांग्लादेश मेरे दिमाग में कहीं फिट नहीं होता। और आज भी यही हाल है कि चाहे कितनों को बुरा लगे, मैं उस खित्ता जमीन को साबिक मशरकी पाकिस्तान ही कहता हूँ। जैसे दूरी और जुदाई से खून के रिश्ते नहीं टूटते, वैसे ही उस खित्ता जमीन को साबिक मशरकी पाकिस्तान कहने से अपनायत का एक अनदेखा रिश्ता महसूस होता है। अपना था फिर साबिक हो गया, ये रिश्ता कायम रहा तो साबिक फिर अपना हो सकता है इंशाल्लाह। खैर, हमारे जहाज की मंजिल बैंकॉक थी और मुझे बैंकॉक के पाकिस्तानी सिफारत खाने से कराची के लिए हवाई टिकट लेना था। ये वाकया अचानक मेरे जहन में आ गया तो ये वाकयात के तसलसल का एक हिस्सा है। इसे आपकी आगाही के लिए बयान कर देते हैं। मेरा सफर कैसे शुरू हुआ, मैं इसे आपके सामने बयान करता हूँ। मुझे अफगान एयर के जहाज पर भी भेजा जा सकता था जो यूएनओ ने पाकिस्तानी महाजरों के लिए चार्टर किए थे, लेकिन अफगान एयर के जहाज दिल्ली के हवाई अड्डे पर रिफ्यूलिंग के लिए उतरते थे। इस दौरान भारतीय सीबीआई और फौजी जासूसी इदारे के कारकुन जहाज में आकर मुसाफिरों को चेक करते और अगर उनमें कोई वांटेड होता तो उसे उतार कर ले जाते। मेरा नाम तो उनके मतलूबा अफराद में बहुत नुमाया था। और फिर काठमांडू में भारतीय सिफारत खाना मेरी असलियत का इल्म हो जाने पर मेरी नकलो हरकत पर मुसलसल कड़ी नजर रखता था, इसलिए मुझे काठमांडू एयरपोर्ट पर चीन की सिफारती गाड़ी में लाया गया। इमिग्रेशन के कागजात भी उन्हीं के वसाइल से मेरी गैर मौजूदगी में मुकम्मल हुए और जहाज की ऐन रवानगी के वक्त जबकि सीढ़ियां हटाई जा रही थी, सिफारती गाड़ी जहाज के करीब आई और मुझे जहाज में बिठा दिया गया। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद जब तक जहाज ने खासी परवाज न कर ली, अंदेशे मेरे दिमाग में सर उठाते रहे। जहाज रॉयल नेपाल एयरलाइंस का था और बहुत कम मुसाफिर थे। मैं निस्बतन ज्यादा खाली सीटों के हिस्से में एक सीट पर बैठा हुआ था। बैंकॉक तक का सफर 6.5 घंटे का था। जहन ने माजी में छलांग लगाई और जहां आके रुका वो 16 दिसंबर 1971 का मनहूस दिन था। मैं तरबेला डैम बनाने वाली कंपनी TJV तरबेला जॉइंट वेंचर में असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर था। माकूल तनख्वाह थी। कंपनी ने बहुत सी सहूलतें दे रखी थी और जिंदगी निहायत सुकून से गुजर रही थी। भारत से हमारी जंग जारी थी। हमारे जराए अबलाग कामयाबी के बड़े बड़े दावे कर रहे थे।
कभी चीनी इमदाद और कभी अमरीकी छठे बहरी बेड़े के अनकरीब आमद के मुजदे सुनाए जा रहे थे। यूएनओ में हजारों साल तक जंग जारी रखने के अहद किए जा रहे थे। जंग बंद करने के लिए पोलैंड की करारदाद, जिसे आलमी ताकतों की हिमायत हासिल थी, हमारे वफ्द के सरबराह ने फाड़ दी थी। ये महसूस करवाया जा रहा था कि आइंदा चंद दिनों में ही भारत घुटने टेक देगा और जंग बंदी के इवज मकबूजा कश्मीर हमें तश्तरी में रख कर पेश करेगा। जनरल न्याजी उन दिनों मशरकी कमान के सरबराह थे। उनके इस बयान की बड़ी तशहीर की गई कि भारतीय अफवाज को वापस उनकी सरहदों में धकेल दिया गया है और भारतीय टैंक उनकी लाश पर से ही गुजर कर ढाका में दाखिल हो सकते हैं। इन खुशकुन दावों से बहलाए गए दिल पर बीबीसी की ये खबर बिजली बनकर गिरी कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी अफवाज हथियार डालने का मुआहिदा कर चुकी है और जनरल न्याजी ने इस रस्म की अदायगी के लिए अपने पुराने साथी भारतीय जनरल अरोड़ा को ढाका आने की दावत दी है। यकीन जानिए कि पहले तो इस खबर को सच मानने पर दिल टिका ही नहीं कि मुसलमान हिंदुओं के आगे हथियार डाल देंगे। मोहम्मद बिन कासिम का चंद हजार जवानों के साथ राजा ताहिर को शिकस्त देना, महमूद गजनवी के 17 हमलों में जिनमें सवारों की तादाद कभी भी 10,000 से ज्यादा नहीं थी, हिंदुस्तान भर के राजाओं की लाखों की अफवाज को हर बार शिकस्त देना और सोमनाथ तक जा पहुंचना और बेशुमार जर्रो जवाहिर को ठुकरा कर बुत फरोश की बजाय बुत शिकन कहलाना, हिंदुओं की सबसे बहादुर जात राजपूतों की सबसे आला नस्ल सूरजदंसी की जोधाबाई से शहंशाह अकबर का शादी करना, जबकि हिंदुओं के धर्म के मुताबिक उन पर मुसलमानों का साया पड़ने से भी वो नापाक यानी भ्रष्ट हो जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली का राजा जयचंद को 4 मरतबा शिकस्त देना और हर बार उससे अपने पांव धुलवा कर उसे छोड़ देना। जो कौम मदीना की गलियों से निकलकर एक तरफ अफ्रीका को फतह करके यूरोप में स्पेन और अल्बानिया तक जा पहुंची और दूसरी तरफ ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, मशरकी रूस की रियासतों को फतह करके मलेशिया और इंडोनेशिया पर अपनी हुक्मरानी के झंडे गाड़े, वो कौम जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नुसैर, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, महमूद गजनवी और टीपू सुल्तान जैसे दलेर जर्नैल पैदा हुए, जिनका नाम सुनते ही गैर मुस्लिम हुक्मरान खौफ से कांपने लग जाते थे। और आज उस कौम की सबसे बड़ी सल्तनत में मुसलमान अफवाज की सबसे बड़ी तादाद उस कौम के सामने हथियार डालने पर मजबूर हुई जिस पर 1000 साल तक मुसलमानों ने हुक्मरानी की थी। मुसलमानों की तारीख में 1400 बरस की कामयाबियों के तसलसल के बाद यकलख्त ये नाकामी और इतनी बड़ी नाकामी जिसने पाकिस्तान को दोलख्त कर दिया, ज़हन को काबिल कबूल न थी। ये नाकामी बिला जवाज न थी। इसकी वजह हमेशा की तरह गद्दारों का किरदार था। जाफर अज बंगाल, सादिक अज दक्कन, नंग दी नंग कौम नंग वतन। मुसलमानों को जब कभी भी हजीमत का सामना हुआ उसकी वजह महज और महज गद्दारों का किरदार था। और 1971 में तो मशरकी पाकिस्तान के भोले भाले अवाम को गद्दार लीडरों ने कुछ ऐसा बहका दिया था कि वो मगरबी पाकिस्तानियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगे। और फिर सब कुछ लुट जाने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्हीं गद्दार लीडरों का जो हशर किया वो सब जानते हैं। खैर, असल मौजू से मैं काफी दूर आ गया हूँ, लेकिन अपनी दास्तान बयान करने का मेरा एक मकसद ये भी है कि अपनी नौजवान नस्ल को बताऊं कि मजहब से दूरी हमें कहाँ ले आई है। हम भटकते हुए कहीं इतनी दूर न निकल जाएं कि वापसी मुमकिन न हो। आपस में दस्तों गिरबा होने की बजाय हमें उन तागूती ताकतों की गिरफ्त से न सिर्फ निकलना है बल्कि उन्हें नीस्तो नाबूद भी करना है और इसी में हमारी बका है। गैर मुस्लिम कुव्वतें अपने हर हरबे से हमें इस्लाम से दूर ले जा रही हैं। जिस तरह स्पेन, जहाँ मुसलमानों ने 800 बरस हुक्मरानी की, वहाँ आज एक मुस्लिम भी स्पेनिश नेशनल नहीं है। इसी तरह गैर मुस्लिम कुव्वतें चाहती हैं कि दुनिया भर से मुसलमानों का नाम मिट जाए या फिर वो सिर्फ नाम के ही मुसलमान रह जाएं। नाम के भी कहाँ, वक़ार से विकी, जमील से जिमी और अकील से इक्की बन जाएं। सिर्फ एक वाक़े की मुख्तसर सी तशरीह के बाद असल कहानी पर आ रहा हूँ। खाना काबा में बेसते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त सैकड़ों बुत रखे हुए थे। इनमें 2 बड़े बुत लात और मनात थे, यानी ये दूसरे बुतों के सरदार थे। बुत परस्ती हिंद से निकलकर हिजाज और मक्का तक जा पहुंची थी। 100 के अदद को फारसी में सद, अरबी में मेअतुन, अंग्रेजी में 100 कहते हैं। 100 संस्कृत जबान का लफ्ज है। मनात नामी जो बुत खाना काबा में था उससे 100 गुना ताकतवर बुत हिंदुस्तान में था, जिसे वो 100 मनात कहते थे, यानी 100 मनात के बराबर। सोमनाथ का बुत मंदिर के एक खास कमरे में हवा में मौल्लक था और लोहे का बना हुआ था। हिंदू
उस वक्त मकनातीस दरियाफ्त कर चुके थे और उस कमरे का फर्श, छत और दीवारें मकनातीसी लोहे की बनी हुई थी। सोमनाथ के बुत को इस तरह मुअल्लक किया गया था कि चारों दीवारों, छत और फर्श की मकनातीसी कशिश से वो हवा में बगैर किसी सहारे के इस्तादा था और इसी वजह से उसे बुतों का सरदार कहा जाता था। हिंदू मत जो हर ताकत को अपना धर्म समझता है, वो उनका खुदा था और उनका 100वां हिस्सा खाना काबा में मनात नाम से मौजूद था। मैं समझता हूँ कि महमूद गजनवी ने जो गुनाह भी किए थे, सोमनाथ को तोड़कर उसने उन गुनाहों का कफारा अदा कर दिया। महमूद गजनवी वापसी पर अपने हमरा सोमनाथ का दरवाजा ले गया था, जो काबुल के अजायब घर में 1948 तक मौजूद था। अफगानिस्तान के फरमारवा ने वो दरवाजा भारत को वापस कर दिया और उस दरवाजे को लगाकर भारत ने सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ शुरू की, जिसकी बहुत तशहीर की गई। इस मौके पर पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान शहीद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कौम से अपील की कि जिस तारीख को सोमनाथ की तामीर नौ शुरू हो, उस रोज पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम महमूद रखा जाए। आज जहाँ न सिर्फ महमूद की बल्कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नुसैर, सलाहुद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान की भी बेहद जरूरत है। मुझे यकीन है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की रहमत पर कि हमारे मुल्क में इन औसाफ के मालिक बहुत सारे जवान होंगे। उन्हें सिर्फ एहसास दिलाने की जरूरत है। मैं हरगिज मायूस नहीं हूँ। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। दुनिया भर में सिर्फ मुसलमानों को मार्शल रेस यानी जंगजू कौम कहा जाता है। इसी मार्शल रेस की सबसे बड़ी सल्तनत के दो लख्त होने और दुनिया भर में मुसलमान फौजियों की सबसे बड़ी तादाद में हिंदुओं के आगे हथियार डालने का वाकया कोई मामूली सदमा नहीं था। इस सदमे की वजह से 2 दिन हमारे घर खाना न पका। मुझ पर इस सदमे का इतना असर हुआ कि मैं हालत जुनू में इंतहाई तेज रफ्तारी से अपनी गाड़ी में बगैर किसी मंजिल के निकल गया। जब जरा हवा संभले तो मैं जहलम से भी आगे आ चुका था। उस वक्त मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी गाड़ी टकरा जाए और मैं मर जाऊं। हवा जरा संभले तो सोचा कि मायूसी गुनाह है, बजाय इसके कि मैं अपनी जान बिला मकसद के जाया करूं, क्यों ना इस मुल्क मिल्लत के मफाद पर निछावर कर दूं। 16 दिसंबर को सुकूत ढाका हुआ और 17 दिसंबर 1971 को मेरा बड़ा बेटा तरबिला के कंपनी अस्पताल में पैदा हुआ, लेकिन मैंने उसकी सूरत 2 रोज बाद देखी। कंपनी का जनरल मैनेजर और मैं चूंकि एक ही दफ्तर में बैठते थे, इसलिए दिन में कई बार उससे मिलने का मौका मिलता था। गालिबन 20 या 21 दिसंबर को वो मेरे कमरे में आया और कहा कि मैं तुम्हें लड़के के पैदा होने की मुबारकबाद दूं या पाकिस्तान के दुलख्त होने और शिकस्त खाने का अफसोस करूं। मैंने उसे जवाब दिया कि कौमों की तारीख में उतार चढ़ाव का 34 बरस का अरसा कोई हकीकत या फैसला कुन असर नहीं रखता। 6 बरस कबल इसी भारत को हमने ऐसी शिकस्त दी थी कि दौरान जंग इसके नुमाइंदे ने UNO में चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि हम अभी और इसी वक्त जंग बंदी के लिए तैयार हैं। जंग बंदी के फौरन बाद मुआहिदा ताशकंद पर दस्तखत होने के बाद भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री अपनी मुकम्मल शिकस्त से बचने की खुशी बर्दाश्त न करते हुए वहीं मर गया। 1965 की जंग में पाकिस्तानी बॉर्डर से 240 मील दूर भारतीय हुकूमत ने अपना दारुल हुकूमत दिल्ली से इलाहाबाद मुंतकिल कर दिया था। बगैर ऐलान जंग के हमला करने वाले भारतीय बॉर्डर से सिर्फ 14 मील के फासले पर लाहौर और 6 मील के फासले पर सियालकोट जैसे अहम शहरों तक न पहुंच सके, जबकि उस वक्त उनके कमांडर इन चीफ ने ऐलान किया था कि 6 सितंबर की दोपहर को मैं लाहौर जिमखाना में छोटा पैग पीऊंगा। भारतीय मकबूजा कश्मीर में छंब जौड़ियां की छावनी पर हमारा झंडा लहरा रहा था। कसूर सेक्टर में भारतीय सरहद में 11 मील अंदर हमने उनके खासे बड़े शहर खेमकरन पर कब्जा कर लिया था। हमने भारतीय एयरफोर्स के 300 से ज्यादा जहाजों को हवाई जंग में और हवाई अड्डों पर ही तबाह कर दिया। हमारे अकेले हवाबाज महमूद आलम ने सरगोधा के हवाई अड्डे पर हमला करने वाले 6 भारतीय MiG-19 जहाजों को सिर्फ 45 सेकंड में MiG-19 से कमतर जहाज F-86 से तबाह कर दिया था। उस वक्त हमारी सारी कौम एक थी। जैसे हाथ की 4 उंगलियां और एक अंगूठा मिलकर घूसा बन जाता है, उस वक्त पूरी कौम एक घूसा बन चुकी थी। भारतीय तो पाकिस्तानी घूसे से ऐसा डरता है कि शहीद लियाकत अली खान ने भारत को सिर्फ घूसा ही दिखाया था कि भारत डर कर अपनी फौजों को बॉर्डर से बहुत पीछे हटा कर ले गया। लेकिन अफसोस कि अब हमारी कौम सियासी लीडरों के बहकावे में आकर बढ़ चुकी थी, जिसका नतीजा हमें इस शिकस्त की सूरत में मिला। मैंने जनरल मैनेजर को कहा कि तुम मुझे बच्चे की पैदाइश की मुबारक दो, क्योंकि
کہ یہ بچہ ایک نئی شہر کی نوید لے کر آیا ہے۔ کہنے کو تو دل کو بہت ڈھارس دیتا تھا، لیکن دل تھا کہ قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر جنوری 1972 کے دوسرے اشرے میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1 ماہ کا نوٹس پیریڈ پورا کر کے میں اپنی فیملی کو اپنے آبائی گاؤں میں چھوڑ کر راولپنڈی آ گیا اور افواج پاکستان کے ایک انتہائی حساس ادارے میں جا کر خود کو کسی بھی قسم کے خطرناک کام کو کرنے کے لیے والنٹیئر کر دیا۔ ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ مایوسی کے اس دور میں ایک سویلین اس طرح خود کو والنٹیئر کر رہا ہے۔ قریب 20 روز میرے مختلف اقسام کے انٹرویو ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے ذرائع سے میرے پورے ماضی کو کھنگال ڈالا۔ جب وہ پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات، زندگی کے خطرے اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی تشدد سے ڈرانا چاہا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لیے کام کرنے کا میرا ارادہ اگر محض ایک وقتی جنون ہے تو اس صورت میں بیک آؤٹ ہو جاؤں۔ لیکن میری ثابت قدمی سے جب انہوں نے دیکھا کہ میں وقتی جنون کا شکار نہیں بلکہ اپنے وطن کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو دل کی گہرائیوں سے تیار ہوں، تو پہلی ملاقات سے 1 ماہ کے اندر مجھے باقاعدہ طور پر ادارے میں شامل کر لیا گیا اور 1 ہفتے کے اندر میری تربیت شروع کر دی گئی۔ میری تربیت کے لیے 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی تھی، جو میں نے 4 ماہ اور چند روز میں مکمل کی۔ ملک کی سلامتی کے پیش نظر تربیت کی تفصیلات میں نہ جا سکوں گا، مختصراً صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ بے پناہ جسمانی مشقت، جوڈو کراٹے، اسٹیٹک اینڈ موبائل سرویلنس کے طریقے، اور اگر خود دشمن کے جال میں پھنس جاؤں تو اس سے نکلنے کے طریقے، اور سب سے اہم یہ کہ اس دوران مجھے مکمل طور پر ایک بھارتی شہری بنا دیا گیا تھا۔ ان کے طور طریقے، رسم و رواج، زبان، سیاسی اور معاشرتی زندگی کے علاوہ بھارتی افواج کے متعلق تمام معلومات بھی ازبر کروا دی گئی تھی۔ ان کی ٹرینوں، بسوں کے اڈوں، شہروں، صوبوں، غرضے کے ہر وہ بات جو ایک پڑھے لکھے بھارتی سے توقع کی جا سکتی ہے، اس طرح میرے دماغ میں بٹھا دی گئی کہ میں ایک مکمل بھارتی شہری کا روپ دھار گیا۔ اس کے بعد تشدد اور جسمانی اور ذہنی اذیت برداشت کرنے کی تربیت دی گئی، کیونکہ میرے اساتذہ یہ جانچنا چاہتے تھے کہ میں کس حد تک تشدد اور اذیت سہ سکتا ہوں۔ پھر وائرلیس آپریٹ کرنا، چھاؤنیوں اور فوجی پڑاؤ پر حملے، معلومات کے حصول کے طریقے، غرضے کے ہر پہلو سے مجھے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے پوری طرح سے تیار کر دیا گیا۔ میری زندگی کی سب سے پہلی ملازمت، جو سابق مشرقی پاکستان میں چٹاگانگ میں ایک مشہور کمپنی میں چائے کی بلینڈنگ کی تھی، وہ بھارت میں مجھے اپنے کور کے لیے بہت کام آئی۔ میں لوز ٹی کے ایک تاجر کے طور پر ہر چھاؤنی میں جا سکتا تھا۔ کور کے مطابق بمبئی میں نیو ناگ پاڑا کا رہائشی تھا اور یہاں تک مکمل انتظام کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی میرے دیے ہوئے ایڈریس سے میرا پوچھے تو اسے یہ بتایا جاتا کہ ونود چوپڑا یہاں رہتا ہے اور چائے کا کاروبار کرتا ہے۔ ونود چوپڑا میرا کور نام تھا۔ تربیت کا آخری حصہ پاکستانی چھاؤنیوں سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنا تھی اور یہی میرا امتحان تھا۔ میں نے نہ صرف مطلوبہ معلومات حاصل کی بلکہ ان کے بعض حساس خفیہ راز بھی معلوم کر کے اپنے اساتذہ کو دیے۔ چنانچہ مجھے گروپ لیڈر کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا۔ میرے گروپ میں 4 اور ساتھی تھے جو افواج پاکستان میں مختلف کاموں کے ماہر تھے۔ ان میں وائرلیس ٹیکنیشین، بلاسٹنگ کے ماہر، دوران مشن خطرے کو بھانپنے والے یعنی ہماری نگرانی کرنے اور کہیں پھنس جائیں تو دشمن کو زیر کرنے یا ہلاک کرنے والے تھے۔ غرضے کے یہ ایک مکمل گروپ تھا۔ بحیثیت گروپ لیڈر کے وہ میرا ہر حکم ماننے کے پابند تھے اور خود اپنے فیصلے سے کوئی کام سر انجام دینے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ مجھے ان سے الگ رہنا اور ان سب کی رہائش کا علم رکھنا تھا، لیکن انہیں میری رہائش کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھارت میں اپنے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی صرف مجھے اجازت تھی۔ غرضے کہ ہم 5 افراد کی یہ چھوٹی سی فوج اپنے مشن کے لیے بالکل تیار تھی اور ہمیں 24 گھنٹے کے نوٹس پر اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا۔ ایک بات مزید کہ ہم 5 کو پہلی بار صرف تربیت مکمل ہونے کے بعد چند لمحوں کے لیے ملایا گیا۔ ایک دوسرے کے متعلق تفصیلی معلومات کسی کو نہ تھی۔ یہ ایسی مہموں کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی دشمن کی گرفت میں آ جائے تو تشدد برداشت نہ کرنے کی صورت میں باقی ساتھیوں کے متعلق کچھ نہ بتا سکے۔ آخری کام جو اپنے رازوں اور ساتھیوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا وہ یہ کہ ہماری ایک ایک داڑھ نکال کر اس کی جگہ سخت پلاسٹک کی داڑھ لگا دی گئی تھی تاکہ جب تشدد برداشت کرنے کی سکت نہ رہ جائے تو داڑھ کو چبا لیا جائے۔ داڑھ میں سائنائڈ بھرا ہوا تھا۔ دشمن کو راز بتا کر غدار کہلانے سے بدرجہ بہتر ہے کہ موت کو گلے لگا کر شہید ہو جاؤ تاکہ آئندہ نسلیں تم پر فخر کر سکیں۔ یہ تھا ہماری تربیت کا مختصر احوال، جس کی تکمیل پہ ہمیں بھارت میں اپنے مشن سر انجام دینے کے لیے سٹینڈ بائی پوزیشن میں کر دیا گیا تھا۔ ہم جسمانی اور ذہنی طور پر اپنے مشن پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارت اپنی 80% سے زیادہ فوج مغربی پاکستان کے بارڈر پر لے آیا تھا۔ انٹیلیجنس رپورٹ سے معلوم ہوا تھا کہ سابقہ مشرقی پاکستان کے بعد بھارت پاکستان کے اس مشکل دور سے فائدہ اٹھا کر مغربی پاکستان کو بھی نگل جانا چاہتا
करता है। भारत को अपनी अफवाज से ज्यादा उस वक्त रूस से किए गए दिफाई मुआहदे पर बहुत गुरूर और भरोसा था, जिसके तहत भारत पर हमला रूस पर हमला समझा जाता। पाकिस्तानी अफवाज ने दौरान जंग उसी भारतीय रूसी मुआहदे की वजह से महज दिफाई जंग लड़ी थी और भारत को इसी वजह से मौका मिल गया था कि वो मगरबी पाकिस्तान के दिफाई लिहाज से कमजोर पॉइंट्स पर भरपूर हमला करके पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो जाए। चुनाचे जंग बंदी के बाद मगरबी पाकिस्तान का 5000 मुरब्बा मील इलाका भारत के कब्जे में जा चुका था। अफवाज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम मायूसी का शिकार थी। पाकिस्तान ने बाद में अफगानिस्तान में रूसी अफवाज को शिकस्त देकर, जिसके नतीजे में रूस टुकड़े टुकड़े हो गया, अपना बदला ले लिया और इंशाल्लाह 1971 की शिकस्त का भी हम पूरा बदला लेंगे। हमारा ग्रुप स्टैंड बाय पोजीशन में था कि हमें 3 दिन की रुख्सत दी गई और हिदायत की गई कि अपना सब सामान घर छोड़ाएं और सिर्फ जूतों का एक जोड़ा जो पहना हो और 2 ऐसे जोड़े पैंट कमीज लाएं जिन पर कोई भी ऐसा निशान न हो कि वो पाकिस्तान के बने हुए हैं। ये छुट्टी हमारे लिए रवानगी का ग्रीन सिग्नल थी। मुझसे कागजात पर अपने वरसा के नाम लिखवाए गए, जिनकी एक कॉपी मुझे अपने वरसा को देने के लिए दी गई। मेरे बाकी 4 साथी तो बाकायदा फौजी थे और उनके कागजात पहले से ही तैयार थे। दौरान मिशन मौत की सूरत में वरसा के लिए माकूल रकम और बहुत सहूलतें देने का इंतराज था। उस वक्त मेरी वालिदा बाकायदे हयात थी, बीवी और चंद माह का लड़का था। मैंने वरसा में पहले वालिदा का नाम लिखा और बाद में बीवी और बच्चे का और 3 रोजा छुट्टी पे रवाना हो गया। घर पहुंचकर मैंने खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की। मेरी बीवी तो कुछ न समझ सकी, लेकिन वालिदा ने मेरी अंदरूनी कैफियत को कुछ भांप लिया। मैंने अपने घर वालों को भी ये न बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। उन्हें तो सिर्फ ये इल्म था कि मैं लाहौर में एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हूँ। रवानगी से चंद लम्हे कबल मैंने वालिदा को बंद लिफाफे में कागजात दिए और कहा कि इन्हें निहायत संभाल कर रखें। वालिद मरहूम की कब्र पर उस रोज मैं घंटों मौजूद रहा। रवानगी के वक्त वालिदा बीवी और बच्चे से इस तरह मिला जैसे शायद आइंदा मुलाकात नसीब न हो। मेरी जो अंदरूनी कैफियत थी उसका आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन मैंने हद्दुल इम्कान ये कोशिश की कि चेहरे से उसका इजहार न हो। वालिदा और बीवी को मैंने ये बताया कि कंपनी की तरफ से मुझे शायद चंद माह के लिए श्रीलंका जाना पड़े, इसलिए मेरी तरफ से खुतूत आने में देर हो सकती है। मैं फोन पर दफ्तर वालों से आपकी खैरियत मालूम कर लिया करूंगा और मेरे दफ्तर वाले मेरी तनख्वाह और मेरी खैरियत से आपको आगाह कर दिया करेंगे। ये सब बातें मैंने अपने सीनियर्स की हिदायत के ऐन मुताबिक की थी। घर वालों को ये इंतजाम कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने उन्हें सवाल करने का मौका ही न दिया और शाम को 7 बजे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि अगली सुबह 8 बजे हमें लाहौर ऑफिस में रिपोर्ट करनी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।